गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन एस ब्लॉक पढ़ेंगे। एस ब्लॉक में जितने एलिमेंट हैं उनके बारे में, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो किस ऑर्डर को फॉलो करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये मान लो एक एक एटम के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो पहले बात कर लेते हैं कि एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में जो एस सब सेल होती है उसमें एक ऑर्बिटल होता है एस। पी सब सेल होती है उसमें तीन ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ऐसे डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं और एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अपोजिट स्पिन से। तो अपन उसमें अगर एक ऑर्बिटल में फिल करेंगे तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होंगे। क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर उस बाह्यतम फोर्स में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको उस ग्रुप में रखेंगे, और अगर उस एस ब्लॉक के में बाह्यतम फोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन है उसको अपन इस ग्रुप में रखेंगे। तो एस ब्लॉक में एक्चुअली में होता क्या है कि लगभग मेटल होती हैं हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन को भी एक फिक्स जगह नहीं है आवर्त सारणी में। ये जो सारी धातुएं हैं, या फिर पहला ग्रुप है ये बोलता है कि हमारे ग्रुप का हाइड्रोजन है, इधर हेलोजन बोलते हैं कि हमारे ग्रुप का हाइड्रोजन है। ऐसे नाइट्रोजन भी बोलते हैं कि हमारे जैसे हाफ हाफ कंप्लीट ऑक्टेट है तो उसके कारण ये हमारे जैसे बिहेव शो करते हैं। तो और ये बोलते हैं कि जो हम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जो एक्टिव गैस है उनके जैसा इनर्ट गैसेस हैं उनके जैसा शो कर देते हैं। इसी प्रकार इनकी भी बाह्यतम फोर्स में एक इलेक्ट्रॉन है, तो और हाइड्रोजन के भी बाह्यतम फोर्स में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे जैसे बिहेव शो करता है। ठीक है, अब देखेंगे एस ब्लॉक में ये होते हैं 13 एलिमेंट। ठीक है, हाइड्रोजन को इंक्लूड करते हुए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये है पहले ग्रुप में। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम ये है दूसरे ग्रुप के। ठीक है, तो अपन पहले इसमें हाइड्रोजन को पढ़ेंगे, उसके बाद में पहले ग्रुप को पढ़ेंगे एल्कली या बेसिक मेटल ग्रुप को, इसके बाद में एल्कलाइन अर्थ मेटल उनको पढ़ेंगे। तो पहले अपन हाइड्रोजन को पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, उनका बाह्यतम कोश होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे मान लो कि अगर अपन तीसरे पीरियड की बात करें तो तीसरे पीरियड में सोडियम है, तो सोडियम की बाह्यतम कोश n इज इक्वल टू 3, तो 3s1 एक इलेक्ट्रॉन होगा बाह्यतम कोश में। उससे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो 2s2p में होंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार इसमें होता है बेरिलियम ग्रुप में, दूसरा एल्कली अर्थ मेटल है उसी ग्रुप में। तो जितना आवर्त का नंबर होता है उसकी वैल्यू को रख के उसका जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन निकाल सकते हैं। तो इनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं पहले ग्रुप को। इसका रीजन ये है कि जब इनको वाटर के साथ डिजोल्व किया जाता है तो ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जो कि बेसिक प्रकृति का होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसके कारण इन मेटल्स को एल्कली मेटल या बेसिक मेटल्स बोलते हैं। इनका जो सॉल्यूशन रहता है वो बेसिक मीडियम होता है। ठीक है, इसी प्रकार बेरिलियम को छोड़ के बाकी जो ये है, मान लो बेरियम तक, क्योंकि ये तो रेडियोएक्टिव है, इनको तो अपन पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि इनकी तो अगर पढ़ने लगेंगे तो इनका अच्छा होके इनकी क्वांटिटी है वो कम अपने आप कम हो जाएगी, तो इनके कारण इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को अपन नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी जो ये 4 है ये एल्केलाइन शो करते हैं। बाकी जो ये बेरिलियम है इसका जलीय विलयन एक और सॉल्यूशन है वो एम्फोटेरिक प्रकृति का होता है। वो एल्कली भी होता है और एसिडिक भी होता है। वो बेसिक मीडियम का भी होता है और एसिडिक मीडियम का भी होता है। ठीक है, वो चाहे बेरिलियम ऑक्साइड हो या बेरिलियम हाइड्रोक्साइड हो, BeO या BeOH वो उभयधर्मी प्रकृति का होता है। इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट है इनका जलीय सॉल्यूशन एल्कली बेसिक होता है। और ये सभी के सभी मेटल्स पृथ्वी की सतह पे पाए जाते हैं, पृथ्वी की क्रस्ट के ऊपर पाए जाते हैं। इनके कारण इनको एल्कली अर्थ मेटल बोला जाता है। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे NH2 होगा, जो बाह्यतम कोश है उसमें फुलफिल होगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाएगा, s कोश में जाएगा, तो इसके कारण इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होगा। अब इनको एल्कली अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं ये भी पढ़ लिया। अब अपन पढ़ते हैं हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन के जब स्टार्ट हुई थी हाइड्रोजन के बारे में तब ये देखा गया कि ये एक ज्वलनशील प्रकृति का होता है, मतलब ये फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील प्रकृति का, ये आग पकड़ता है। ठीक है, अगर ये आग पकड़ जाए, इसको अगर अपन आग के पास ले जाए तो ये जलने लगता है। ठीक है, तो इसी कारण ये जो हेनरी कैवेंडिश है इन्होंने जो हाइड्रोजन है उनको फ्लेमेबल सब्सटेंस बोला। उस फ्लेमेबल टेस्ट को लेवोसियर ने हाइड्रोजन बोला। हाइड्रोजन मतलब हाइड्रो प्लस जन, 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है।
हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और जन का मतलब होता है जनरेट, वाटर जनरेट करने वाली गैस या मतलब पानी उत्पन्न करने वाली गैस है, क्योंकि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बनाती है। तो लाओसियन ने इसको हाइड्रोजन बोला, हाइड्रोजन पानी को जनरेट करने वाली गैस, हाइड्रोजनेट करने वाली या वाटर जनरेट करने वाली गैस, इसके कारण। उसके बाद में हाइड्रोजन के बारे में दूसरा बात ये है, अपन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें H2, जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं दोनों एटम। तो जो हाइड्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, मतलब इसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो होती है 436 किलो जूल पर मोल, जो कि आउट सारणी में किसी और अणु की तुलना में काफी अधिक होती है, मतलब मैक्सिमम होती है आउट सारणी में। इसके अलावा कोई भी अणु नहीं है जो इससे ज्यादा एनर्जी का हो, जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो कोई एलिमेंट के बीच में। तो सबसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी हाइड्रोजन की ही होती है। हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए, हाइड्रोजन अणु को उसके परमाणुीय कणों में तोड़ने के लिए, बांटने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी इस बॉन्ड को चाहिए, ठीक है। नॉर्मली अपने रूम टेम्परेचर होता है 298 केल्विन, उस पर तो जो अपना हाइड्रोजन है वो होती है H2 गैस के रूप में, ठीक है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर, जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ेंगे, जैसे मानो 600-700 केल्विन तक ले गए, तो जितने अपने पास हाइड्रोजन गैस थी उसका 10-20% ही डिसोसिएट हो पाता है H एटम के रूप में, हाइड्रोजन परमाणु के रूप में, H के रूप में, ठीक है। ज्यादातर जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसके जो परसेंटेज है, जो बॉन्ड तोड़ने में जितने हाइड्रोजन परमाणु है उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी हाइड्रोजन परमाणु के रूप में, और लगभग 500-5000 केल्विन के ऊपर ऐसा हो जाता है कि जो हाइड्रोजन है वो 99 मतलब लगभग टूट जाता है परमाणु के रूप में, हाइड्रोजन अणु परमाणु के रूप में टूट जाता है 5000 केल्विन के ऊपर, जो कि आपको पता है कि सूरज के ऊपर ही ऐसा पॉसिबल है नॉर्मली। तो उसके कारण वहां पे हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन परमाणु के रूप में रहती है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी होती है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में। अगर वैसे देखें कि मॉलिक्यूल में चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कौन से मॉलिक्यूल की होती है, कौन से अणु की होती है, तो वो होती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन अणु की N2 की फॉर्म में होता है, जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 936 किलो जूल पर मोल होती है। मतलब इस तीनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो होती है 936 किलो जूल पर मोल। अब इसके बाद में अपन देखेंगे कि जो आइसोटोप है हाइड्रोजन के, आइसोटोप क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम और टॉप का मतलब होता है स्थान, प्लेस। सेम स्थान, समस्थान, समस्थानी क्यों बोलते हैं इसको? समान स्थान कहाँ पे? आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी में समान स्थान मतलब जो ये तीन होते हैं हाइड्रोजन के, मतलब जो एक दूसरे के समस्थानिक है वो आवर्त सारणी में एक ही जगह पे रहेंगे। वो अगर पहले ऑर्बिटल के पहले वर्ग के पहले आवर्त में आ रहे हैं तो दोनों एक ही आवर्त, एक ही वर्ग में आएंगे, एक ही जगह होंगे। उनमें फर्क क्या होगा? उनमें फर्क होगा न्यूट्रॉनों का। देखते हैं अपन कैसे कि समस्थानिक समान स्थान है, मतलब आवर्त सारणी में समान स्थान मतलब परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या समान मतलब प्रोटॉनों की संख्या समान। अगर मॉलिक्यूल अपने पास जो है वो अगर एलिमेंट है वो अगर कोई अनावेशित है, अनचार्ज है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उतनी ही मात्रा का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव मात्रा में उतनी अमाउंट का नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब चेंज क्या हो रहा है? प्रोटॉन भी सेम है और इलेक्ट्रॉन भी सेम है, तो चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहे हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉनों की संख्या चेंज होती है। इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता प्रोटियम में। ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन होता है, तो ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये 3 है हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के आइसोटोप। प्रोटियम 2 जहां परमाणु भार एटॉमिक वेट अगर 2 हो तो उसको ड्यूटेरियम और 3 हो तो ट्राइटियम। ठीक है, उसको अपन ऐसे करते हैं 1s1 1s2 और 1s3। इसका जो एटॉमिक सिंबल है इस प्रकार लिखते हैं अपन। ये इसको लिखते हैं डी लिखते हैं, इसको टी के रूप में लिखते हैं। इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि एक तो न्यूट्रॉनों का कारण, दूसरा इनकी अलग अलग यूज है। अब ये ट्राइटियम है जो हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप है ट्राइटियम, वो रेडियो एक्टिव होता है, उसका डिके हो जाता है, होता जाता है टाइम के साथ साथ। ठीक है, और वो बीटा किरणें उत्सर्जित करता है, बीटा किरणें रिलीज करता है। और जो ट्राइटियम है इसकी जो हाफ लाइफ होती है, मतलब जितनी पहले स्टार्टिंग में मात्रा थी उसको आधा होने में कितना टाइम लगता है उसको अपन अर्धयुग बोलते हैं, और वो होती है 12.33 साल, 12.33 ईयर्स।
मतलब अगर हमारे पास मान लो कि 20 ग्राम है ट्राइटिन या कोई भी यूनिट मान लो द्रव्यमान की या आयतन की, तो उसको आधा होने में 12.33 साल लगेंगे। ठीक है। दूसरा अब देखते हैं अपन प्रोटीन में। प्रोटीन में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। अपन प्रोटॉन को तो निकाल नहीं सकते, अपन इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो अगर अपन इलेक्ट्रॉन को निकालें तो उसके अंदर क्या बचेगा, केवल और केवल प्रोटॉन। यहाँ पे मैं देता हूँ, जैसे ये H1 है, H प्लस, इस पर बात करते हैं H प्लस पर मैंने प्रोटीन को H प्लस के रूप में लिख रहा हूँ, 1H1 को H लिख रहा हूँ। ठीक है। अगर इसमें से अपन ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो क्या होगा, इसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा। अब इसके पास प्रोटॉन एक था, इलेक्ट्रॉन एक था, वो मैंने निकाल लिया, न्यूट्रॉन था ही नहीं, तो क्या बचा इसके पास, प्रोटॉन। तो इसको अपन प्रोटॉन भी बोलते हैं, H प्लस को। ठीक है। अब दूसरी बात, ड्यूटेरियम। इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती है, इसमें 1 होती है, इससे दोगुनी इसमें होती है। और अपन परमाणु भार जब निकालते हैं, एटॉमिक वेट जब निकालते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ के ही निकालते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वो इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में काफी कम होता है। मतलब अगर 1837 इलेक्ट्रॉन मिलके एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन जितना भार बना सकते हैं, तो इसके कारण अपन इलेक्ट्रॉन के जो वेट है उनको नेगलेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन के वेट को नहीं मापते। केवल और केवल अगर अपने को एटम का वेट मापना है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट ही मापते हैं। तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के एक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के 2 है, मतलब डबल हो रहे हैं। आयतन जो वॉल्यूम है इनका वो सेम है, और जो वेट है वो इनका डबल हो गया, तो इसकी जो डेंसिटी है वो भी डबल हो गई। तो जो ड्यूटेरियम है उसका जो घनत्व होता है वो प्रोटियम की तुलना में डबल होता है, दुगना होता है। ठीक है। अब बात करते हैं ट्राइटियम की, 1s3, जो अपने वायुमंडल उसमें बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मतलब 10 की पावर 18 अगर टोटल हाइड्रोजन है, इतने मान लो 10 की पावर जो भी हो, आप मास मान सकते हो, यूनिट मान सकते हो, कितने भी मान सकते हो, संख्या भी हो सकती है वो, तो उनमें से केवल 1s3 ट्राइटियम है वो मिल सकता है। उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इतनी कम होती है। सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है लगभग 99.89% तक प्रोटीन ही मिलता है, बाकी 0.11% ड्यूटेरियम मिलता है। ठीक है। और जो ट्राइटियम होता है वो होता है रेडियो एक्टिव, वो बीटा रेज है वो उनको रिलीज करता है। ठीक है। अब जो ट्राइटियम है उसका यूज ये होता है कि भूमिगत जल है, भूमि के अंदर जो जल है, बोर वगैरह करते हैं अपन, तो उस टाइम उस पानी की एज को पता करने में इसका काम में लिया जाता है। ठीक है। अपन भूमिगत जल से पानी निकाला, फिर उसको अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी की मेथड के माध्यम से उसकी एज का पता करते हैं। अगर उसमें ट्राइटियम की मात्रा ज्यादा है तो मतलब ये है कि जो पानी है वो नया है, जो भी मतलब 20-30-40-50 साल का पुराना ही है। और अगर उसमें ट्राइटियम की मात्रा बहुत कम है तो इसका मतलब ये है कि पानी है वो बहुत पुराना है। ट्राइटियम का भूमिगत जल मापने में काम में लिया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद में जो अपन पढ़ेंगे कि आइसोटोपिक इफेक्ट में क्या होता है वो अपन आगे देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब अपन पढ़ेंगे आइसोटोप इफेक्ट। होता क्या है आइसोटोप इफेक्ट में, कि अपन ने कोई रिएक्शन करवानी है, उसमें जो एक एटम है, जैसे अपन हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन का दूसरा जो आइसोटोप है वो अगर अभिक्रिया में जोड़ के करें, अभिक्रिया रिएक्शन करवाएं, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में अपन आइसोटोप इफेक्ट में पढ़ते हैं। उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होती है। आइसोटोप इफेक्ट है वो केवल और केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए बना है। उसके जो 3 जो समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, केवल उनके लिए इफेक्ट बना है। क्योंकि जब प्रोटियम से अपन ड्यूटेरियम की ओर जाते हैं तो इनका जो वजन है, जिनका जो मास है वो डबल हो जाता है, इसका डेंसिटी है वो भी डबल हो जाती है, और ट्राइटियम में ट्रिपल हो जाती है। ठीक है। तो इसके लिए अपन जो आइसोटोप इफेक्ट है, जो इनके मास में इतना ज़्यादा डिफरेंस होने के कारण, इतना ज़्यादा अंतर होने के कारण, जो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है, रासायनिक और भौतिक गुणधर्म है, वो चेंज हो जाते हैं। रिएक्शन भी चेंज हो जाती है, रिएक्शन की रेट है वो भी चेंज हो जाती है। तो आइसोटोप इफेक्ट, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें कि अगर किसी तत्व के, किसी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं, उनमें अगर द्रव्यमान में सिग्निफिकेंट चेंज हो, सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मास रेशियो ऑफ आइसोटोप ऑफ, मतलब एक एलिमेंट के जो एक आइसोटोप है उनमें अगर
जो मास डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, जैसे हार्ड प्रोटीन किसी तरह ड्यूटेरियम डबल हो रहा है। जैसे इसके अलावा अपन बात करते हैं कार्बन की, कार्बन में C612 और C613 की बात करते हैं, तो 12 और दूसरे वाले में 13, मतलब अगर उसकी एटॉमिक मास की बात करें तो पहले में 12 यूनिट होती है, दूसरे में 13 यूनिट होती है, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 12 और 13 में, डबल का तो कोई बात ही नहीं आती। लेकिन यहाँ पे एक से सीधा दो मतलब डबल हो रहा है, जो इसका एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होती है वो डबल होती है। तो ये केवल और केवल जो आइसोटोप इफेक्ट है वो केवल और केवल हाइड्रोजन में अपन देखते हैं, इसके अलावा कोई और एलिमेंट में नहीं देखते हैं। तो डिफरेंस मास में डिफरेंस होने के कारण की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट हो जाती है। इनका जो मान लो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो गई या किसी रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे वो हो गई, वो चेंज हो जाती है। तो इस कारण इस इफेक्ट को बोलते हैं आइसोटोप इफेक्ट। ये केवल हाइड्रोजन की आइसोटोप है वो ही शो करते हैं, तीनों जो आइसोटोप है वो शो करते हैं। अब देखते हैं अपन कि CH4, अगर CH4 की रिएक्शन क्लोरीन के साथ जो रेट अचनियम की प्रेजेंस में करवाने पर जो रिएक्शन में CH3Cl और HCl बनता है, इस अभिक्रिया की जो रेट होती है वो फास्ट होती है। अगर मैंने हाइड्रोजन की जगह इसका दूसरा आइसोटोप लगा दिया, दूसरा आइसोटोप ऐड कर दिया D4, मतलब हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम, ठीक है, प्रोटीन की जगह ड्यूटेरियम, तो अब जो रिएक्शन होगी वो होगी स्लो। सेम बनेंगे, जो प्रोडक्ट है वो सेम बनेंगे, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो हो जाएगी, मतलब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है और जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो गई, ठीक है। इसके कारण जो रेट कांस्टेंट है, आइसोटोप इफेक्ट के कारण जो रेट कांस्टेंट के होता है वो भी चेंज हो जाता है, क्योंकि जो C और H बॉन्ड है उसकी तुलना में CD बॉन्ड है वो ज़्यादा मजबूत होता है, और इसके कारण जो इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है जो वो बहुत कम हो जाती है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के जो दो बॉन्ड बना रखे हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ H2 मॉलिक्यूल में, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब कुछ सेम होगा, बस उनकी जो न्यूक्लियस है उसका जो स्पिन है वो डिफरेंट होगा। वो एक का दोनों का सेम हो सकता है या दोनों का अपोजिट हो सकता है, उसके आधार पर इनको बांटा गया है ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन में, ठीक है। अगर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में H2 मॉलिक्यूल में दोनों न्यूक्लियस है, ये मान लो एक हाइड्रोजन एटम है दूसरा हाइड्रोजन एटम है जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, अगर इस डॉट को मैंने न्यूक्लियस माना है, अगर इनका स्पिन सेम है, इस वाले का भी क्लॉकवाइज है इस वाले का भी क्लॉकवाइज है, तो उसको बोलते हैं अपन ऑर्थो आइसोमर। और अगर इन दोनों का जो स्पिन है वो अगर अपोजिट है, वो ऐसे घूम रहा है और इधर वाला ऐसे घूम रहा है, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इस जो आइसोमर होता है हाइड्रोजन का उसको बोलते हैं पैरा आइसोमर। ये ऐसे याद रखते हैं कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ऐसे घूम रहा है जैसे नीचे पैरों की ओर देख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पैरा आइसोमर, अपोजिट स्पिन वाले को पैरा आइसोमर। ऑर्थो आइसोमर ये ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, ये भी ऐसे घूमेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में घूमे, या दोनों एक ऐसे घूमे दूसरा भी ऐसे घूमे, तो इसको बोलते हैं ऑर्थो आइसोमर। अब इसकी स्टेबिलिटी की बात करें अपन, तो ये होता है कि जो और रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर के ऊपर ऑर्थो आइसोमर होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। और इसकी जो प्रेजेंस होती है वो 75% होती है रूम टेम्परेचर पर 298 केल्विन के ऊपर। जो ऑर्थो आइसोमर होता है वो 75% होता है और पैरा आइसोमर होता है वो 25% होता है। 3:1 के रेशियो के रूप में रहते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे अपन टेम्परेचर कम करेंगे तो जो ऑर्थो आइसोमर है वो कम होता जाएगा और जो पैरा आइसोमर है वो ज्यादा होता जाएगा। और एब्सोल्यूट 0 केल्विन पर, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर 0 केल्विन पर या -273 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो ऑर्थो आइसोमर है वो बिल्कुल नहीं रह पाता, और जो पैरा आइसोमर है वो 100% पैरा आइसोमर ही होता है एब्सोल्यूट 0 केल्विन पर। क्या मैं ये लिख दूं कि 0 केल्विन के ऊपर ओनली पैरा, मतलब इनका जो स्पिन है वो अपोजिट हो जाता है, ठीक है। इसका यूज अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं, स्पिन जो न्यूक्लियस स्पिन है इसका अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं, ठीक।